नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। छिंदवाड़ा में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। 23 लोगों को मृत बताकर लाखों का गबन हुआ है। फर्जी तरीके से 46 लाख रुपए का गबन हुआ था। सचिव राकेश चंदेल सहित 2 लोगों पर एफआईआर हुई है। छिंदवाड़ा जिले के बोहना खेरी का है मामला। न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 23 लोगों को मृत दिखाकर लाखों के गबन का ये मामला है। सचिव राकेश चंदेल सहित 2 लोगों पर एफआईआर हुई है। छिंदवाड़ा जिले के बोहना खेरी का ये मामला था और आपके अपने चैनल न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर अब असर देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है कि जिन लोगों को मृत घोषित किया अब उन्हें भी इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे केस हम अक्सर सुनते हैं जहां पर किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है कागजों में, और जो भी उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा होता है उसमें गबन कर दिया जाता है। और ऐसा ही गबन यहां पर देखने को मिला था। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। छिंदवाड़ा जिले के बोहना खेरी का ये मामला है और बड़ा फर्जीवाड़ा था, जिसका खुलासा आपके अपने चैनल न्यूज स्टेट ने किया। इसमें 23 लोगों को मृत बताकर लाखों का गबन हुआ था। 46 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी और सचिव राकेश चंदेल समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक बार फिर से न्यूज स्टेट, जो कि जन सरोकार से खबरें लगातार दिखाता है, और एक बार फिर से हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लगातार ऐसे लोगों की आवाज बनने की हम कोशिश करते हैं जिनको सरकारी तंत्र ठगने की कोशिश करता है कई बार, लेकिन यहाँ पर हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद असर भी देखने को मिला है खबर का। 46 लाख रुपए का गबन हुआ था यहाँ पर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग के आदेश पर पीएससी को असहमति। टीआई को कार्यवाहक डीएसपी बनाए जाने पर असहमति है। 138 पदों पर टीआई को दिया था कार्यवाहक डीएसपी का प्रभार। इन पदों को पदोन्नति से भरे जाने का था प्रस्ताव। असहमति के बाद सीधी भर्ती से ही भरे जा सकेंगे पद। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से असहमति के बाद अब जो सीधी भर्ती है उसी से पद भरे जाएंगे। गृह विभाग के आदेश पर पीएससी को सहमति नहीं है। टीआई को कार्यवाहक डीएसपी बनाए जाने पर असहमति जताई गई है। नितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नितेंद्र, क्या कुछ असर इसका अब देखने को मिलेगा? देखिए, गृह विभाग ने जो है वो जो 138 टीआई थे उनको कार्यवाहक डीएसपी बनाया था, तो स्वाभाविक रूप से इनकी साथ में इन्होंने ये भी अनुशंसा करी थी कि ये जो सारे पद हैं अब इन पदों को पदोन्नति से भर दिया जाए। ये पद जो है वो सीधी भर्ती के पद थे, लेकिन राज्य सरकार चाहती थी कि इन पदों को पदोन्नति से भर जाए। तो पीएससी ने उसमें साफ तौर पे कह दिया है कि ये पद जो हैं वो सीधी भर्ती के पद हैं और पीएससी से इसकी भर्तियां होंगी। पीएससी एग्जाम करेगा तब भर्तियां होंगी। तो आप कार्यवाहक डीएसपी तो बनाकर रख सकते हो, लेकिन इनको आप पूर्णतः डीएसपी बना के प्रमोट नहीं कर सकते। आप डीएसपी के रूप में इनको पदोन्नत नहीं कर सकते। जब ये पद भरे जाएंगे तब सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे और तब इन लोगों को वापस टीआई बना दिया जाएगा। तो ये बहुत टेम्परेरी अब कार्यवाहक डीएसपी रहेंगे और एक समय के बाद ये लोग वापस टीआई ही रहेंगे और जो डीएसपी के पद हैं वो सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे। साफ पीएससी ने कर दिया है। नितेंद्र, कुछ ये भी साफ हो पाया कि अगर इनकी सीधी भर्ती होगी तो ये प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है फिर आगे? देखिए, ये जो 138 अभी जो डीएसपी के जो कार्यवाहक पद है, अब पीएससी इसका एडवर्टाइज करेगी। पीएससी जो है उसमें जो आरक्षण के नियम के कारण अभी तक ये रुका हुआ है, क्योंकि जो ओबीसी का जो आरक्षण के नियम के कारण पीएससी की कई भर्तियां रुकी हुई है। उसी चक्कर में ये डीएसपी के पद भी रुके हुए थे कि ओबीसी को 14% आरक्षण देना या 27%। लेकिन अभी जो एडवोकेट जनरल की ओपिनियन आई है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर के अलावा बाकी सभी जगह ये तय हो गया है कि अब भर्तियां हो सकती हैं 27% आरक्षण के आधार पर। तो स्वाभाविक रूप से जल्दी पीएससी इसको एडवर्टाइज करके इन पदों को भरने का काम करेगा। शुक्रिया नितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अब सीधी भर्ती होंगी, अब इसकी जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। पीएससी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके बाद ही ये भर्ती होंगी। नीमच में अमानवीय घटना के बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने आरोपी महेंद्र गुर्जर के अवैध मकान पर धराशाही कर दिया है। दूसरी तरफ नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोषी और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वीकृत की गई राहत राशि मृतक के बेटे के नाम एफडी करवाकर दी जाएगी। तो नीमच मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आरोपी का जो अवैध तरीके से मकान बना हुआ था उस पर बुलडोजर चला
और साथ ही जो पीड़ित है उसको मदद का भरोसा भी दिया गया है। तो पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वो मिन्नतें करता रहा, लगातार रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन जालिमों का दिल जरा भी नहीं पसीजा। हिंदुस्तान में तालिबानी सोच रखने वाले हैवानों ने इसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये वीडियो एमपी के नीमच की है। देखिए कैसे कुछ लोगों ने पहले तो बेरहमी से इस शख्स की पिटाई की और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो शख्स के पैरों में रस्सी बांध दी और फिर उसे गाड़ी से घसीटते हुए ले गए। डराने वाली इस तस्वीर से पहले इस युवक को बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी जान बख्श देंगे। उसे लगा कि इन हैवानों का दिल पसीज जाएगा और उसे छोड़ देंगे, लेकिन इस युवक को टॉर्चर कर रहे दरिंदे उसकी बेबसी पर ठहाके लगाते रहे। वारदात 26 अगस्त की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक आदिवासी युवक कन्हैया लाल भील अपने साथी के साथ नीमच सिंगरौली सड़क से गुजर रहा था, तभी आरोपी छीतरमल गुर्जर की गाड़ी से उसको टक्कर लग गई और आरोपी की बाइक पर लदा दूध नीचे गिर गया। टक्कर लगने के बाद दोनों में बहस शुरू हुई, जिसके बाद आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और कन्हैया लाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। अंत में जो घटनाक्रम ये समझ में आया कि एक जो मुख्य आरोपी है छीतर गुर्जर, उसके द्वारा जो मृतक है कन्हैया लाल भी, उनको एक्सीडेंट करके गाड़ी से ठोकर मारी गई और जब वो वहाँ से गिर गया तो उसके बाद मारपीट किया गया और मारपीट के दौरान अन्य अपने गांव के और जो ससुराल का गांव है वहाँ से अन्य लोगों को भी बुलाया गया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद हैवानियत का असल खेल शुरू हुआ। आरोपी छीतरमल ने अपने साथियों के साथ उसे एक रस्सी से एक पिकअप गाड़ी के पीछे बांध दिया और काफी दूर तक घसीटा। घसीटते हुए कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। और साथ में जब एक पिकअप गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो उस पिकअप गाड़ी में भी रस्सी से बांधकर उनको लगभग 50 से 100 मीटर तक घसीटा गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो उसको इंजरी आई और जिसके कारण उसकी आगे चलकर इलाज में मौत हुई है। इस खौफनाक वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने 8 आरोपियों में से 6 को कुछ देर में ही गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम में टोटल 8 आरोपी अभी चिन्हित किए गए हैं। इसमें 302, 304 और SC/ST की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 8 जो आरोपी हैं उसमें 5 आरोपी ऑलरेडी राउंड अप किए जा चुके हैं और बाकी भी जो आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। नीमच में कन्हैया लाल भील की हत्या से पूरे एमपी में हड़कंप है। एक आदिवासी के साथ हुई हैवानियत एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर रही है। अगर कन्हैया लाल भील की हत्या करने वाले आरोपियों को कानून का जरा सा भी खौफ होता तो शायद कन्हैया लाल आज जिंदा होता। पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैदी से काम कर रहा होता तो शायद उसकी सांसों की डोर टूटने से बच जाती। एमपी में हुई हैवानियत आज सिस्टम के साथ साथ हमारे समाज पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात यह है कि जब कन्हैया लाल के साथ मारपीट हो रही थी तब वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने में मशगूल थे। किसी ने आरोपियों के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों कुछ लोग तमाशबीन बनकर मौत के खेल को रिकॉर्ड करते रहे? अगर कोई भी आरोपियों को समझाकर कन्हैया को बचाने की कोशिश करता तो शायद कन्हैया की जान बच जाती। अब कन्हैया की हत्या पर राज्य में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। ये उसका वीडियो है, जिस तरह से उसको मारा गया और ये घसीटा गया, ये वीडियो सामने आया है कि उसको एक गाड़ी से घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तो तालिबान में भी नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे पूरी मानव जाति और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति वो शर्मसार हो रही है। कांग्रेस पार्टी आज तो चीख कर ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी उठा रही है, लेकिन ये भूल जाती है कि जब वो मध्य प्रदेश में जाति वैमनस्य पैदा करने के लिए कभी पिछड़ा वर्ग की बात करती है, कभी आदिवासी दिवस को गलत तरीके से मनाने की बात करती है, तो कुल मिला के जो है ऐसे विषयों के लिए पहले तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी माने।
नीमच में अमानवीय वारदात के बाद एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। नीमच हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकले और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिस तरह सतना, इंदौर, देवास और अब नीमच में अमानवीयता की घटनाएं सामने आई, उससे ऐसा लग रहा है कि राज्य में लोगों के दिल से कानून का डर खत्म हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं इस मामले में सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। हमारी सरकार हर घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है और जो भी वीडियो आए हैं उस पर तुरंत सरकार ने ही, पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस ही ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने वोट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है। वहीं नीमच की घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया। शर्मा का कहना है कि जिस तरह की घटना हुई वो दर्दनाक है। अपराधी और इस तरह के कृत्य करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार ने तत्परता से एक्शन लिया है। देखिए, जिस प्रकार की घटना नीमच के अंदर जो हुई है ये बहुत दर्दनाक है। इस प्रकार के लोगों को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी हो, देखिए अपराधी और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार ने तत्काल, वहां के प्रशासन ने उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको दंड ही नहीं, उनको कड़ा दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। इसको लेकर के प्रशासन ने भी तत्काल काम किया है। 5 लोगों की मुझे लगता है जो शेष बचे होंगे, जिन लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होगी। विपक्ष को केवल हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं उज्जैन से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां के झारडा थाना इलाके में अब्दुल रशीद नाम के एक शख्स की पिटाई करने का आरोप है। आरोप है कि अब्दुल रशीद की पिटाई के बाद उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। अब्दुल रशीद नाम का शख्स कबाड़ का काम करता है और कबाड़ के काम से ही झारडा इलाके में पहुंचा था, लेकिन कुछ लोगों ने घेर कर उसकी खूब पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। घटना में दिख रहे दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो हाँ, ठीक है बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस ठीक है, खुश अपना। ये सामान तो वहाँ से लाओ, रिजर्व नहीं है। अरे तो कहाँ से ला, किसको पूछ के दूसरा गाँव में? चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे आज के बाद नहीं होगा तो गाँव में तुम चाचाओं को किसने मारा? हमको विधायक जी का गाँव है, तो अपने विधायक क्षेत्र का है, तो उसमें कई सालों से गाँव दे रहा हूँ मैं। इन्हें आके नाम पूछा, मारा। उसके बाद नारा लगवाया इन्होंने, नारा लगवाया, जय श्री राम का नारा लगवाया इन्होंने मजबूर करके। उसके मारा कुटे करने के, उसके बाद गांव से बाहर हो जाओ ना, आज के बाद आना, मैंने गोली मार देंगे। 11 साढ़े 11 बजे का वाक़या है। महतपुर केसरपुरा निवासी हैं अब्दुल रशीद। वो कबाड़ का धंधा करते हैं, बेचना खरीदने का काम करते हैं गांव में घूम करके। 2 लड़के उनको वहाँ शेखली गांव में मिले और बोले कि तू यहाँ धंधा नहीं करेगा, तू यहाँ से भाग। उसके बाद उसका कबाड़ा जो कुछ थोड़ा बहुत था वो गाड़ी में से गिरा दिया। और जब ये चाचा जो है अब्दुल रशीद ये वहाँ से गांव से निकला तो इन लोगों ने पिपला धूमा फंटा है ये, वहाँ उसको मोड़ पे रोक लिया पीछे से आ गया और वहाँ एक दुकान के सामने खड़े होकर के और उसको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती झूमा झटकी करते हुए उससे जय श्री राम का नारा लगवाया और हाथ पैर जोड़ करके वो जैसे जैसे वहाँ से इनके चंगुल से
घर चला गया। घर में जाकर के कुछ लोगों को बताया उसने, और अभी रिपोर्ट करने आया है, जिसकी FIR हम कर रहे हैं और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं रीवा से भी एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर का है। यहां चोरी के शक में कुछ लोगों ने मिलकर एक शख्स की जबरदस्त पिटाई की। पीड़ित शख्स को सड़क पर लिटाकर बेल्ट और लात से पीटा गया। इस दौरान पीड़ित शख्स दर्द से कराहता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। रीवा में इस शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सब एक्शन में है। भीड़ में शामिल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जेल में कैदियों के बीच हुआ विवाद। टीवी देखने को लेकर 2 कैदियों में विवाद हो गया। एक कैदी पर 2 कैदियों ने नुकीली चीज से हमला कर दिया। घायल कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक कैदी पर 2 कैदियों ने नुकीली चीज से हमला किया है। टीवी देखने को लेकर यहां पर विवाद बताया जा रहा है। अब जेल के अंदर देखिए, एक तो क्या इनकी मौज हो रही है वहां पर कि टीवी देख रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि ना सिर्फ टीवी देख रहे हैं बल्कि इनको मनपसंद के चैनल भी चाहिए। उस पर इनकी लड़ाई हुई और लड़ाई में एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा गया। नुकीली चीज से उस पर हमला किया गया। नुकीली चीज भी कहां से आई जेल के अंदर, ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और जेल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर इस एक घटना के बाद। फिलहाल जो घायल शख्स है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज उसका वहां पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता के साथ मन की बात की। इस दौरान पीएम ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद अब इंदौर वाटर प्लस सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें इंदौर से सीखने की जरूरत है। अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। हमारा ये इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोष पाकर के बैठना नहीं चाहते हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, उन्होंने वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। यहाँ के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया है, और इस वजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजर आ रहा है। इंदौर वासी काफी समय से लंबित मांग को मानते हुए सरकार ने इंदौर को बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है। अब इंदौर से ग्वालियर की सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। ये फ्लाइट रोज इंदौर से ग्वालियर के बीच चलेगी। साथ ही इंदौर से अब दुबई के लिए भी फ्लाइट शुरू की जा रही है। 1 सितंबर से इस उड़ान की भी शुरुआत होगी। फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह 9:45 पर निकलेगी और 11:35 पर इंदौर पहुंचेगी, जिसके बाद दोपहर में 12:35 पर इंदौर से निकलेगी और दोपहर 3:05 पर दुबई एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसी को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट का दौरा किया। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति पर जानकारी दी। विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर धीमे धीमे कम हो रही है और रिकवरी दर बढ़ रही है। कोरोना टेस्टिंग के साथ ही वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी हमारी बढ़ रही है, और हम सबके लिए ये प्रसन्नता की बात है कि कोरोना को हराने के सबसे असरदार अस्त्र वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है। हमारा 2 दिन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, महा वैक्सीनेशन अभियान 25 और 26 अगस्त का, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि वो वैक्सीन लगवाएं, और दोनों डोज के लिए बीच में जो
सेकंड डोज को लेकर थोड़ी उदासीनता थी, वो भी अब समाप्त होती दिख रही है। पर उसके साथ ही हमें ये बात सुनिश्चित करना है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बाल कांग्रेस का गठन करने की तैयारी में है। बाल कांग्रेस में 16 से 20 साल तक के युवाओं को शामिल किया जाएगा। बाल कांग्रेस गठन पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सारंग का कहना है कि बाल कांग्रेस गठन कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बच्चों को इस तरह से राजनीति में लाकर उनके भविष्य को खराब न करें। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर मैं कांग्रेस के नेताओं को बस यही निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनुशासनहीनता युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से युवाओं में फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने की है, ऐसी कहीं बच्चों में अनुशासनहीनता ना सिखा दें। दिक्कत इस बात की नहीं है, परेशानी इस बात की नहीं है कि कांग्रेस क्या काम कर रही है, पर लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हम देख रहे हैं अनुशासनहीनता, समाज में युवाओं को दिग्भ्रमित करना, पश्चिम की संस्कृति को लाकर देश की संस्कृति पर कुठाराघात करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, उन्हीं की पार्टी में काम करने वाली महिलाओं पर उत्पीड़न होना, चाहे वो सरला मिश्रा कांड हो, चाहे नैना साहनी कांड हो, वो बनाएं, उन्हें जो संगठन बनाना है, पर ये सुनिश्चित करें कि अनुशासनहीनता कहीं बच्चों में ना फैला दें। और मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरह से राजनीति में लेकर आकर उनके भविष्य और उनकी पढ़ाई पर गलत असर डालने की कोशिश है ये कांग्रेस की। फिर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल मामला है, पर वो ये जरूर ध्यान रखें कि इन बच्चों में से कोई कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर या शशि थरूर ना बन जाए। ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि कपिल सिब्बल जैसा कोई व्यक्ति ना बन जाए। ये सुनिश्चित कर लें कि दिग्विजय सिंह जी जैसा सेना को हतोत्साहित करने वाला कोई व्यक्ति वो इस पद में से ना निकाल दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के लिए बनी जांच कमेटी की जांच ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। जब से कमेटी बनी है तब से केवल एक बार मीटिंग हुई। इसी को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाने लगी है। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में बीजेपी की सरकार वापस आने के बाद कांग्रेस सरकार में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर जांच की बात जोर शोर से की गई थी। भ्रष्टाचार की जांच के लिए मंत्रियों की 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा कमल पटेल, तुलसी सिलावट को इस कमेटी में रखा गया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की बात अब ठंडे बस्ते में चली गई है। 1 साल में इस कमेटी की केवल एक बैठक हुई है। सत्ता में आने पर बीजेपी ने 13 मई 2020 को जांच समिति बनाई। जांच समिति में नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसी सिलावट को रखा गया। 3 महीने बाद समिति में बदलाव किया गया। कमल पटेल और तुलसी सिलावट को हटाया गया। गोविंद राजपूत, जगदीश देवड़ा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और विसाहूलाल सिंह को समिति में रखा गया। अब तक समिति की केवल एक ही बैठक की गई है। कमेटी सब चीज़ों का परीक्षण कर रही है, देख रही है, चूँकि इसमें थोड़ा समय लगता है, पेपर्स कलेक्ट करना, जानकारी कलेक्ट करना, और वो सब कमेटी के द्वारा हो रहा है। और इसमें जो भी अनियमितताएं हैं उसके आधार पर, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिर सरकार कार्रवाई करेगी। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार गिरने की वजह भ्रष्टाचार बताया था। तबादलों को लेकर भी आरोप लगाए थे, लेकिन जो आरोप लगे उनकी जांच अब ठंडे बस्ते में चली गई। इस पर कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। चार के बलबूते पे बनी है, जिसने 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई है, और सारे भ्रष्टाचारी मिलके एक बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये वो भ्रष्टाचारी सरकार है जो मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई लूट रही है। वो माफिया तंत्र जिसमें पैसा लगा था, जिसकी कमर कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तोड़ दी थी, उसी माफिया तंत्र ने पैसा लगाया, और उसमें जो भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी के नेताओं का लगा था वही वसूली करने का काम चल रहा है। और मुंह चलाना और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की जांच को लेकर बीजेपी के भीतर ही मत भिन्नता है। सबसे बड़ी बाधा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए नेता हैं,
क्योंकि इन नेताओं में कई मंत्री थे। अगर जांच हुई तो इनके पास रहे विभागों को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। सरकारें बदलने के बाद इस तरह की जांच करने की बात, कमेटी बनाने की बात की जाती है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। कई बार तो ये हुआ है कि एक ही पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के बाद जांच हुई, जांच कराई गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो सरकार गई, बात गई। तो मुझे लगता है कि कमेटी भी वही है कि जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी या अपना कुछ फाइंडिंग देगी, तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो इसलिए सब चीज़ें केवल कागजी होती हैं, सबको बहुत महत्व नहीं होता। भ्रष्टाचार की बातें हमेशा चुनाव के दौरान की जाती हैं। राजनीति में हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाता है, लेकिन सरकार में आने पर इस मामले पर बोलने पर सब परहेज करते हैं। आरोपों के बाद जांच और कार्रवाई की बात तो दूर, सरकार में आने पर इस बारे में बात करना ही राजनेताओं को अखरने लगता है। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।